मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। कि स्पीडी करंट अफेयर के सीरीज में दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर को देख रहे थे। तो आज का टॉपिक है केंद्रीय आम बजट 2022-23। अगर मैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोलूँ दोस्तों तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केंद्रीय बजट, आर्थिक सर्वेक्षण इन्हीं सब से आता है एग्ज़ाम्स में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये अभी जो फिनेंस ईयर चल रहा है ना 2022 से 23 के लिए, तो इसके लिए सरकार ने फरवरी माह में केंद्रीय बजट जारी किया है। तो हम लोग अभी केंद्रीय बजट को देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार चौथी बार ने 1 फरवरी 2022 को पेपरलेस केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया। देखिए फ्रेंड्स, इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारी अभी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। आपको पता होगा वित्त मंत्री ही केंद्रीय बजट को जारी करते हैं। लगातार चौथी बार इन्होंने इस बजट को बजट को जारी किया है। ध्यान देंगे, निर्मला सीतारमण लगातार चौथी बार इन्होंने बजट को जारी किया है और ये पेपरलेस बजट है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब पेपरलेस था, टैब में था, टैबलेट में। उसके बाद 2022-23 के लिए कुल बजट का आकार 39.45 लाख करोड़ है। इस डेटा को एकदम अपने जेहन में बैठा लीजिए फ्रेंड, ये एग्जैक्ट डेटा पूछते हैं। ठीक है, 39.45 लाख करोड़, 39.45 लाख करोड़। ठीक है, इस बजट में अगले साल 25 साल के लिए भारत एट द रेट ऑफ 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए 4 प्राथमिकताओं पर विशेष विकास पर जोर दिया गया। अब सुनिए फ्रेंड, इस बजट में क्या किया गया है। अभी हम लोग का 75 साल हुआ है स्वतंत्रता दिवस के, मतलब स्वतंत्रता के। तो अगले 25 साल में हम लोग 100 साल के हो जाएंगे इंडिपेंडेंस को। तो अगले 25 साल के लिए 4 प्राथमिकता तय की गई है। ठीक है, कि 4 हम लोग प्रायोरिटी रखेंगे और इसके विकास पे हम लोग पूरी तरह से जोर लगाएंगे। ठीक है, 4 प्राथमिकताएं ध्यान देंगे फ्रेंड, 4 प्राथमिकताओं के लिए अगले 25 साल में। ठीक है, ये 4 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। पहला है पीएम गति शक्ति। क्या है दोस्तों? पीएम गति शक्ति, जिसके द्वारा आप देखते होंगे नेशनल हाईवे, रोड वगैरह बनता है ना। तो पीएम गति शक्ति पहला है। दूसरा है समावेशी विकास। दूसरा क्या है फ्रेंड्स? समावेशी विकास। तीसरा है उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई, ये तीसरा है। ठीक है फ्रेंड। और चौथा क्या है? निवेश को वित्तीय मदद। निवेश में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको वित्तीय मदद दी जाए। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। राजकोषीय प्रबंधन कैसा है इस साल का? तो इस बार का बजट जो पिछले साल का था बजट अनुमान 2021-22 का 34.83 लाख करोड़ था। संशोधित अनुमान कितना हुआ? 37.70 लाख करोड़। 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय कितना है? देखिए फ्रेंड, मतलब कितना का बजट रखा गया है? 39.45 लाख करोड़ का। 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्ति कितनी होगी? मतलब अगर हम लोग कुल प्राप्ति लेंगे उधारी के अलावा, सरकार जो कुल प्राप्ति सरकार की होगी वो होगी 22.84 लाख करोड़, 22.84 लाख करोड़। ये सरकार की कुल प्राप्ति का अनुमान है। ठीक है, इस वित्त वर्ष में। प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना होगा फ्रेंड? पूंजीगत व्यय कितना करने का रखा गया है? तो 10.68 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा। सरकार कितना व्यय करने का अनुमान लगाई है केंद्र सरकार? तो 10.68 लाख करोड़, जो हमारे पूरे जीडीपी का 4.1% है। ठीक है, कितना व्यय करना चाह रही है सरकार? 10.68 लाख करोड़ रुपए का, जो हमारे जीडीपी का 4.1% है। राजस्व घाटा कितना होगा? तो 9.90 लाख करोड़ राजस्व घाटा अनुमानित है, जो हमारे जीडीपी का 3.8% है। ध्यान देंगे फ्रेंड, जीडीपी का 3.8% है, 9.90 लाख करोड़ रुपया। राजकोषीय घाटा कितना अनुमान है फ्रेंड?
16.61 लाख करोड़। देखिए फ्रेंड, राजस्व घाटा है 9.90 लाख करोड़ और राजकोषीय घाटा कितना है 16.61 लाख करोड़, जो हमारे जीडीपी का 6.4% है। ठीक है। प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है दोस्तों 7.21 लाख करोड़, जो जीडीपी का 2.8% है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट जो 2022-23 पेश किया गया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्या है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.72% रहने का अनुमान है। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि 2021-22 जो फिनेंस ईयर था, इसमें भारत कितना आर्थिक विकास किया, तो कितना किया 9.27%। ध्यान देंगे फ्रेंड, 9.27%। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% तेजी से बढ़ के 7.50 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ था। ठीक है। वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% है। जो व्यय है सरकार का, वो पूरे जीडीपी का 2.9% है। आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, जो टैक्स वाला स्लैब है और टैक्सेस हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है सरकार ने। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ा के 14% कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। जितने भी सरकारी कर्मचारी है ना, केंद्र या राज्य के, उनकी जो मतलब टैक्स की कटौती सीमा थी, वो पहले 10% थी, अब उसको बढ़ा के 14% कर दिया गया है। डिजिटल करेंसी, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, डिजिटल करेंसी के इनकम पे 30% टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफ़र पे 1% देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, कि अगर आप डिजिटल करेंसी अर्न कर रहे हैं तो आपको 30% टैक्स चुकाना होगा। ठीक। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाले आय पे 15% टैक्स लगेगा। कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से घटा के 7% कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो कॉरपोरेट सरचार्ज था ना, वो पहले 12% था, जिसको घटा के अब 7% कर दिया गया है। गैर सूचीबद्ध शेयरों पर सरचार्ज 28.5% से घटा के 23% कर दिया गया है। सरकार की प्राप्तियों के विभिन्न मदों में हिस्सेदारी, देखिए फ्रेंड्स, इससे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार को जहाँ से जितना पैसा प्राप्त होता है ना, उसकी कुछ हिस्सेदारी हम लोग देखते हैं। तो सरकार को सबसे अधिक कहाँ से पैसा मिलता है, तो उधार से, और अन्य जो कोई देता है उससे सरकार को 35% की प्राप्ति होती है। सबसे अधिक प्राप्ति किससे होती है, उधार और अन्नदेताओं से, जो कितनी है 35% है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी प्राप्ति फ्रेंड, तो 16% जीएसटी से। 16% कहाँ से आता है फ्रेंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जीएसटी से सरकार को 16% आता है। उसके बाद है निगम कर। निगम से कितना आता है दोस्तों, तो निगम कर 15% है। आयकर से कितना आता है, टैक्सेज आयकर वाले से, तो 15% आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जो एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है फ्रेंड, उससे 7% आता है। गैर कर राजस्व से 5% आता है। कस्टम से 5% आता है, और गैर ऋणी पूंजी प्राप्ति से 2% आता है। इतना आपको नहीं याद रखना है, आपको जीएसटी वाला याद रखना है, और उधार से 35% आता है, ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, सरकार इतना पैसा तो प्राप्त कर लेती है, अब सरकार खर्च कहाँ कहाँ करती है सर, तो देखिए, सरकार सबसे अधिक खर्च करती है ब्याज भुगतान करने में। कहाँ करती है दोस्तों, जितना ऋण लेती है उसके ब्याज भुगतान करने में सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करती है। ये कितना है, 20% है। कितना है दोस्तों, 20% है। कर एवं शुल्कों में राज्य को हिस्सा देने में केंद्र सरकार का 17% पैसा चला जाता है। टैक्सेज जो कलेक्ट करती है केंद्र सरकार, तो उसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है, तो उन टैक्सेस को राज्य को वापस देने में सरकार का 17% पैसा चला जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उस पे सरकार का 15% पैसा जाता है। वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण पे सरकार का 10% पैसा जाता है। केंद्र प्रायोजित स्कीम जो है, उस पे 9% का जाता है। रक्षा के क्षेत्र में, ये ध्यान देंगे दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में सरकार की कितनी है,
मतलब बजट रहता है तो 8% है रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। सब्सिडी पे 8% चला जाता है, पेंशन पे 4% चला जाता है और अन्य व्यय जो है अदर एक्सपेंडिचर वो 9% है, तो ये ध्यान देंगे। उसके बाद 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। कितने क्षेत्र में दोस्तों? 14 क्षेत्र में 60 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे। आरबीआई 2022-23 से डिजिटल रुपया प्रस्तुत करेगा। आरबीआई 2022-23 में डिजिटल रुपया को प्रस्तुत करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगने वाले टैक्स पे छूट मिलेगी। वहीं रत्न और आभूषण पे कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सामान पे अब टैक्स में छूट मिलेगी। विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी जोड़ो परियोजनाएं लाई गई है। बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 5 नदी जोड़ो परियोजनाओं को सरकार ने स्वीकृति दी है। पहला कौन सा है? दमन गंगा पिंजाल, दमन गंगा पिंजाल, ये दोनों नदी को जोड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पे अपडेटेड नहीं हूँ फ्रेंड्स, आप इन सब का राज्य देख लेंगे और ये सब नदी किनकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये देख लेंगे, ठीक है ना। कौन से राज्य में आता है ये सब नदी और ये किनकी ट्रिब्यूटरीज है, आप सब इन्हें ज़रूर देख लेंगे। या फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं इसे एक छोटे से पेपर में लिख के आपसे थोड़ी देर बाद या कल बता दूँगी, ठीक है। पहला नदी जोड़ो परियोजना कौन सा सरकार ने सोचा है? दमन गंगा और पिंजाल नदी। दूसरा है पार तापी नर्मदा, पार तापी नर्मदा, ठीक है। फिर गोदावरी कृष्णा को जोड़ने की बात की गई है। फिर कृष्णा को पेन्नार से जोड़ने की बात की गई है और फिर पेन्नार को आगे कावेरी से जोड़ने की बात की गई है। देखिए दोस्तों, गोदावरी को कृष्णा से जोड़ा जाएगा, फिर कृष्णा को पेन्नार से जोड़ा जाएगा और पेन्नार को कावेरी से जोड़ा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ आवंटित किया गया है। देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना जो है फ्रेंड, इसके लिए कितना सरकार ने आवंटित किया है? 1400 करोड़ रुपया। इसमें 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों की सिंचाई को सुविधा मिलेगी। उत्तर पूर्व परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन नामक नई योजना लाई जाएगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2022-23 में पीपीपी मॉडल पे 4 स्थानों पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत की जाएगी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। पीपीपी मॉडल पे 4 स्थानों पे, कितने स्थानों पे दोस्तों? 4 स्थानों पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत की जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स की व्यवस्था की जाएगी। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपीपी मोड पर शुरू किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड, पहाड़ी एरिया में। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में बदलाव होगा। एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसे ध्यान देंगे, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 2022-23 से ई पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। उसके बाद 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। कितना लक्ष्य रखा गया इस फाइनेंशियल में? 25,000 किलोमीटर का एनएच नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगले 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा, ठीक है। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कंदन वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 को कौन सा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है फ्रेंड्स? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। 5 सालों में रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य की समाधान की दिशा में नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मिशन शक्ति, मिशन बात्सल, सक्षम
आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किया जाएगा। देखिए फ्रेंड, महिलाओं और बच्चों को लाभ प्रदान करने के लिए जो हमारा मंत्रालय है, महिला बाल विकास मंत्रालय, ये किन किन चीज़ों, कौन कौन सी योजना में और विकास करेगी, तो मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी में उन्नयन किया जाएगा। ठीक है। कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए 4 नई प्राइवेट परियोजनाओं की बात की गई है। देखिए फ्रेंड, कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को केमिकल में चेंज करने के लिए 4 नए प्राइवेट परियोजनाओं की बात की गई है। 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो 2022-23 में जो पीएम आवास योजना है ना, गरीब लोगों को आवास देने की बात, तो कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इस फाइनेंस ईयर में कितने नए घर बनाए जाएंगे, तो 80 लाख घर बनाए जाएंगे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों मिला के। और इसके लिए सरकार ने कितना आवंटित किया है राशि, तो 48,000 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रेरित करने के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दी जाने वाली समान उधारी से अधिक है। उसके बाद वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए सौर मॉडल के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ अतिरिक्त आवंटन किया गया। कब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी फ्रेंड, सौर मॉडल से 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करना, तो ये 2030 तक है और इसके लिए सरकार ने 19,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन दिया है। ठीक है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है, जो 2021 में 58% के मुकाबले अधिक है। उसके बाद चलिए फ्रेंड देखते हैं 3.8 करोड़ घरों में हर घर नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 3.8 करोड़ घर के लिए, 3.8 करोड़ घरों के लिए जो योजना है हर घर नल का जल, इस हर घर नल जल पहुंचाने के लिए सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। और कितने घरों को देगी, तो 3.8 करोड़ घरों को देगी। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। कृषि ग्रामीण स्टार्टअप्स के वित्त पोषण के लिए कोष स्थापित किया जाएगा। पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल लैब और सिमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए 75 स्किलिंग ई लैब की स्थापना की जाएगी। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाएगी। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का एमएसएमई मूल्य सीधा भुगतान किया जाएगा। देखिए फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए ध्यान से देखिए। गेहूं और धान की खरीद के लिए सरकार 1.63 करोड़ किसान, कितने फ्रेंड, 1.63 करोड़ किसान को 2.37 लाख करोड़ रुपया एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान करेगी। ठीक है, किस किस फसल के लिए, गेहूं और धान की खरीद के लिए। उसके बाद है भारत में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की ज़मीन पे ध्यान दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम सब। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशक एवं पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन लाया गया है। ठीक है। भारत नेट परियोजना के तहत गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया जाएगा। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा की पहुँच के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का 5% आवंटित किया जाएगा। उसके बाद 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी
8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदा प्रदान की गई है। कितनी लंबी फ्रेंड? 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजना। कितनी परियोजनाएं? 8 रोपवे परियोजना के लिए संविदा प्रदान की जाएगी। उद्यम, ई श्रम, NCS और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये अलग अलग पोर्टल थे सरकार के, लेकिन अब इन सब को आपस में जोड़ दिया जाएगा। कौन कौन सा? उद्यम, ई श्रम, NCS और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ दिया जाएगा। 130 लाख MSME को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। कितने MSME को फ्रेंड? 130 लाख MSME को। ECLGS को, मतलब यही जो MSME को जो आपातकालीन क्रेडिट गारंटी लाइन योजना है 2023 तक बढ़ाया जाएगा। उसके बाद है ECLGS के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। उसके बाद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। 1.5 लाख डाकघरों को 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पे लाया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत जो विवाद है ना, उसके निपटान के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना करेगी। उसके बाद हर बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है। ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास पैलेट्स पायर किए जाएंगे। वार्षिक रूप से 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। सनराइज क्षेत्रों के लिए ब्लेंडेड निधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 में राज्यों को GSDP के 4% के वित्तीय घाटे अनुमानित होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। धारा 115 BMB के तहत विनिर्माण एवं उत्पादन शुल्क शुरू करने की अंतिम तिथि को 1 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार का व्यय, वही जो हम लोग अभी देखे थे ना, उसी का कुछ मतलब इसमें डेटा करके दिया हुआ है। 2022-23 में केंद्र सरकार का कैसा व्यय है? तो 2022-23 के लिए बजट अनुमान कितना है फ्रेंड? 39.45 लाख करोड़ है। तो इसका डेटा में क्या है? 39,44,909 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद है फ्रेंड्स, पेंशन पे सरकार खर्च करेगी 2,07,132 करोड़ रुपए। रक्षा पे खर्च करेगी, जो 8% है रक्षा, 3,85,370। ठीक है। इसमें इतने सारे नहीं याद रखने हैं फ्रेंड, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, ये सरकार पेंशन पे 2,07,132 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उसके बाद रक्षा पे 3,85,370 रुपये खर्च करेगी, जो कि 8% के इक्वल है। और शिक्षा पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, शिक्षा पे सरकार 1,04,278 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और स्वास्थ्य पे सरकार 86,606 रुपये खर्च करेगी। कितना करेगी सरकार? 86,606 रुपये खर्च करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए इन सबको ऐसे ही रहने दीजिए। योजना और सांख्यिकी पे, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, 5,720 करोड़ रुपए योजना और सांख्यिकी पे खर्च करेगी सरकार। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।